नमस्कार दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य के लिए, आपके लक्ष्य के लिए आगामी। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे। आज का हम लोगों का टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन, अराइवल ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। इसके पहले हम लोग पिछले वीडियो में अपने रणनीति और तकनीकी के संबंध में काफ़ी कुछ फोकस कर चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा हम यहाँ यह बताना चाहेंगे कि आज के बढ़ते हुए कंपटीशन के दौर में, बढ़ते हुए कैंडिडेट्स के दौर में, जहाँ हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य है, नेसेसरी है, उसी के साथ साथ स्मार्ट वर्क करने की भी बहुत ज़रूरत है। हार्ड वर्क अनिवार्य है, नेसेसरी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है, पर्याप्त नहीं है। और जब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों साथ हो जाते हैं तो हमारी स्थिति कंपटीशन के दौर में अच्छी हो जाती है। स्मार्ट वर्क के दौर में कोई भी मटेरियल मिलता है, कोई भी बुक मिलता है, कोई भी ज्ञान का केंद्र मिलता है। सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, ज्ञान हर जगह जो है सुलभ है। ऐसे में ज्ञान की प्रचुरता भी कहीं न कहीं हमारे लिए घातक हो जाती है। हम अपने बौद्धिक ज्ञान, प्रेजेंस ऑफ माइंड के द्वारा क्या पढ़ना है, जितना महत्वपूर्ण और सजगता से हम इसका डिसीजन लेते हैं या इसको हम चुनते हैं कि मुझे क्या पढ़ना है, उतनी ही सजगता के साथ क्या नहीं पढ़ना है, इस पे भी हम लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। जब मार्केट में इतनी प्रचुर मात्रा में सामग्रियाँ, इतने प्रचुर मात्रा में ज्ञान के केंद्र सुलभ होंगे तो बहुत ही स्वाभाविक बात है कि ऐसे में ज्ञान के कुछ ऐसे केंद्र भी होंगे जहाँ से ज्ञान लेने पर मुझे अच्छे खासे खामियाजा भुगतने की कंडीशन भी उत्पन्न हो जाएंगी। तो हमें इस पॉइंट पे थोड़ा गौर करना होगा। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। हमारे व्यापारिक संबंध यूरोपियों से कोई आज नया नहीं है। प्राचीन काल से हमारे व्यापारिक संबंध यूरोपियों से रहे हैं। प्राचीन काल में यूनान से हम लोग सोना लेते थे और सोने के बदले में अपने यहाँ से गरम मसाला, स्पाइसेस, कॉटन, सूती वस्त्र, नील, इंडिगो देते थे। तो जाहिर सी बात है, कोई भी देश अगर मसाला दे के सोना पाएगा तो सोने की चिड़िया तो एक दिन बन ही जाएगा। और आप लोग जानते हैं प्राचीन काल में हमारी व्यापारिक स्थिति में इतनी मजबूत थी यूरोपियों की तुलना में कि हमको गोल्डन बर्ड कहा जाता था, सोने की चिड़िया कहा जाता था। किंतु मध्यकाल आते आते वह स्थिति तो नहीं रही, लेकिन आधुनिक काल में स्थिति एकदम बदतर हो गई। उसका कारण था 16वीं शताब्दी तक तो हमारा व्यापार संतुलन जो था, ट्रेड बैलेंस जो था, वो हमारे पक्ष में था। किंतु जब विदेशियों का कब्जा हो जाता है, अंग्रेज़ों का कब्जा हो जाता है 16वीं सेंचुरी के बाद, तो नीतियाँ, जो आर्थिक नीतियाँ बनती थी, जो अंग्रेज़ आर्थिक नीतियाँ बनाते थे, वो हमारे पक्ष में नहीं बनाते थे। इसका नतीजा हुआ कि आर्थिक रूप से हम कमज़ोर होते चले गए। तो हम यूरोप के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल लेते हैं कि यूरोप में एक ऐसा दौर आया, ऐसा समय आया कि जहाँ पे वहाँ नकारात्मक माहौल छा गया था और नेगेटिविटी, कोई रचनात्मक कार्य नहीं हो रहा था, कोई क्रिएटिविटी नहीं हो रही थी। और यह दौर कुछ दिनों तक रहा। उसके बाद ये दौर छटा और वहाँ पे पुनर्जागरण का दौर आ गया। पुनर्जागरण के दौर में, रेनेसांस के दौर में, वहाँ पे लेखन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में, स्थापत्य कला के क्षेत्र में विकास का दौर शुरू हुआ। और उसी के साथ साथ तकनीक और प्रौद्योगिकी में भी विकास हुआ,
जिसके परिणाम स्वरूप वहाँ पे बड़ी बड़ी मशीनें स्थापित की गई, उद्योगों की स्थापना हुई। उद्योगों की स्थापना के बाद उद्योगों को चलाने के लिए, उनका संचालन करने के लिए कच्चे माल की आवश्यकता हुई। कच्चे माल की पूर्ति यूरोप अकेले नहीं कर पा रहा था। ऐसे में वहाँ के शासकों ने अपने यहाँ के लोगों को दूर के देशों में, बाहरी देशों में जाने के लिए प्रेरित किया। इसमें स्पेन और पुर्तगाल का नाम महत्वपूर्ण है, अग्रणी है। इसी दौर में यूरोपीय लोग निकले और बाहर के देशों में समुद्री मार्ग खोजने का प्रयास किए। अब हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जो प्राचीन काल का, जो पहले का जो समुद्री मार्ग था, जिसके माध्यम से हमारे देश का व्यापारिक संचालन होता था यूरोपियों से, वो जो है किस रास्ते से होकर जाता था। ये आप देख लीजिए, ये उत्तर अमेरिका, साउथ अमेरिका, आपका ये अफ्रीका है, ये वाला पोर्शन एशिया का है, ये यूरोप है, ये तुर्की का लोकेशन है, ये बीच में जो आता है भूमध्य सागर है, ये यूनान है, ग्रीस है, और ये क्या है, मेडिटेरियन ओशन, भूमध्य सागर, ये रेड ओशन है, लाल सागर है, ये बे ऑफ फारस है, फारस की खाड़ी है। तो उस दौर में दो रास्ते थे, एक फारस की खाड़ी से होकर, फारस की खाड़ी के रास्ते, दूसरा व्यापारिक जो आदान प्रदान होता था वो लाल सागर के रास्ते होता था, रेड ओशन, लाल सागर के रास्ते। जो फारस की खाड़ी वाला ये आपका यूरोप है। यूरोप के लोग की व्यापारिक जहाज़ें जो आती थी, इधर स्थलीय मार्ग से होते हुए, फिर जलीय मार्ग से होते हुए, फिर इस तरह से फारस की खाड़ी होते हुए केरल के आसपास पहुंचती थी। और जो लाल सागर वाला रास्ता है, वो यूरोपीय जहाज़ इधर से निकलते थे। ये आपका जो तटवर्ती क्षेत्र है, ये जो बगल की लाइन है तट के आसपास, वो लाल सागर का क्षेत्र है। इधर से लाल सागर होते हुए यूं केरल के आसपास निकलती थी। ऐसे में कुछ घटनाएं घटती हैं। 1453 में एक घटना घटती है तुर्की के आसपास। एक स्थान है कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया का लोकेशन कुछ इसके इर्द गिर्द पड़ता है। कुस्तुनतुनिया पर 1453 में तुर्कों का अधिकार हो जाता है। तुर्कों का जब अधिकार हो जाता है तो यूरोपियों को ये जो व्यापार करने के लिए इस रास्ते से जाते थे, यहाँ पे वो रोक दिए, इस रास्ते को ब्लॉक कर दिए। तो एक मार्ग तो जो है तुर्कों का, यूरोप का ख़त्म हो गया। और जो दूसरा फारस का मार्ग था वो लाल सागर वाला रास्ता था। लाल सागर वाले रास्ते पे वेनिस के जो व्यापारी थे, वेनिस एक इटली का शहर है, वहाँ के व्यापारियों का मोनोपोली थी, बोलबाला था यहाँ पे। और इटली के जो व्यापारी थे, वेनिस शहर के जो व्यापारी थे, वो भी किसी को अपने रास्ते से व्यापार करने के लिए नहीं जाने देते थे। तो लाल सागर वाला भी रास्ता ब्लॉक हो गया, फारस की खाड़ी वाला भी रास्ता ब्लॉक हो गया। ऐसे में जो पश्चिमी यूरोप के देश थे, उनके अंदर व्यापार को जारी रखने के लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अतः वो बाहर के देशों में अन्य समुद्री मार्ग की तलाश को खोजने के लिए वो मजबूर हुए। उसके पीछे मजबूरी ये थी कि गरम मसालों पे उनकी निर्भरता भारत से थी। और भारत का रास्ता जब लाल सागर वाला और फारस की खाड़ी वाला दोनों रास्ता जो ब्लॉक हो जाता है, तो गरम मसालों की आपूर्ति बंद हो जाती है। जब गरम मसालों की आपूर्ति जब बंद हो जाती है, तो ठंडियों में वो बड़ी संख्या में पशुओं को मारते थे। और पशुओं को मारने के बाद जो उसका मीट होता था, उसको प्रिजर्व करने के लिए, उसको संरक्षित करने के लिए मसालों के लेप का अप्लाई करते थे, मसालों का लेप लगाते थे। और जब लेप लगा देते थे तो जो मीट होता था, पशुओं का जो मांस होता था, कुछ समय तक के लिए वो जो है ख़राब होने से बचा रहता था। लेकिन जब मसालों की आपूर्ति बंद हो गई, रास्ता ब्लॉक हो गया, तो
मीट को संरक्षित करने का दूसरा कोई तरीका नहीं उनको दिखा। एक मजबूरी ये थी नए मार्ग के तलाश के लिए, दूसरी मजबूरी ये थी कि ठंडियों में मसालों को और लीकर में मिलाकर, लीकर शराब में गरम मसाले को मिलाकर कुछ उष्ण पेय हार्ड ड्रिंक बनाते थे जिसको पीने से ठंडियों से बचाव होता था। तो ऐसे में गरम मसाले के बिना उनका काम नहीं चलता था, इसलिए वो नए समुद्री मार्ग की तलाश के लिए वो निकल पड़े। इसी दौरान 15वीं शताब्दी में कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं। 15वीं सेंचुरी में क्या होता है कि मैरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन में, समुद्री यातायात में, परिवहन में कुछ प्रगति होती है। उस प्रगति के तहत क्या होता है, मार्नियर कंपस का आविष्कार होता है। कुतुबनुमा दिक्सूचक यंत्र, दिक्सूचक यंत्र के आविष्कार के कारण अन्य देशों का लोकेशन प्राप्त करना, अन्य देशों में कनेक्टिविटी जो है एक दूसरे देश में स्थापित करना, दिशाओं का समुद्र में ज्ञान करना, ये सब बहुत आसान हो गया, जिसके कारण समुद्री परिवहन और आसान हो गया। तो ये सहायक घटनाएं भी कुछ उनके समुद्री मार्ग के खोज में सहायता प्रदान की। यहाँ तक ठीक। तो फ्रेंड्स, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग पुराना मार्ग देख लिए, कौन सी बाध्यता थी जिसके कारण उनका काम रुका, दिक्कतें आई, उसको हम लोग देख लिए। कौन सी हेल्पिंग इवेंट आई घटी, हेल्पिंग इवेंट यह है कि कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ और उस आविष्कार से समुद्री यात्रा आसान हो गई। अब हम लोग का अगला टॉपिक है, अगला पॉइंट है कि पहला प्रयास कब हुआ उनका। पहला प्रयास 1487 में पुर्तगाल का एक यात्री बार्थोलोमो डियाज जो है यूरोप से 1487 में नए समुद्री मार्ग के तलाश में पहला प्रयास करता है। क्या करता है? पहला प्रयास करता है। किंतु वो अटलांटिक महासागर से होते हुए ये इसके जो टिप पर, अफ्रीका के टिप तक पहुंच जाता है, और किंतु इसके आगे जाने पर की हिम्मत उसकी नहीं पड़ती है और यहीं से क्या हो जाता है, बैक हो जाता है। उसका कारण भी है कि ये जोखिम भरा रास्ता, अटलांटिक सागर वाला रास्ता, यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल भी है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि बड़े बड़े हादसों का जनक रहा है। ये बड़े बड़े हादसे यहीं पे हुए हैं। प्रसिद्ध टाइटैनिक दुर्घटना बरमूडा ट्रायंगल के पास ही घटी थी। प्रथम विश्व युद्ध में कितने लड़ाकू विमान अमेरिका के गायब हो गए, इसी में परिक्षेत्र में गायब हुए, जो आज तक पता नहीं चल पाया। इस तरह से ये जोखिम भरे रास्ते पे यहाँ तक तो बहुत आसानी से पहुँच गया, किंतु यहीं से वो लौट गया। इसके आगे जाने की हिम्मत उसकी नहीं पड़ती है। तो ये हम लोगों का प्रथम प्रयास के बारे में हम लोग जान गए। यूरोपियों का प्रथम प्रयास कब हुआ? 1487 में। कौन? बार्थोलोमो डियाज ने किया। कहाँ का था? पुर्तगाल का था। अब दूसरा प्रयास क्या होता है? 1492 में। ये कहाँ का था? ये स्पेन का था। 1492 में स्पेन का यात्री उसका नाम था कोलंबस। 1492 में दूसरा प्रयास करते हैं। दूसरे प्रयास में ये इधर न मुड़ के कोलंबस सीधा जाता है, क्योंकि कोई ज्ञान तो न बार्थोलोमो डियाज को था न कोलंबस को था। तुक्के में ये भी चला था, तुक्के में ये भी चला था, किंतु भारत के खोज के लिए निकला था कोलंबस 1492 में। और जब सीधा गया वो, तो क्या खोज लिया? अमेरिका। निकला था भारत को खोजने के लिए, खोज बैठा अमेरिका को। तो दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा
हम लोग थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं हंसी के माध्यम से कि इससे एक चीज़ ये सिद्ध हो जा रहा है कि अमेरिका के से टफ है भारत। अमेरिका को खोजना आसान है और भारत को पकड़ना टफ है। क्यों? क्योंकि निकला था भारत को खोजने, अब आसानी से खोज लिया अमेरिका को, लेकिन भारत को उस प्रयास में तो नहीं खोज पाया। चलिए, तो हंसी मजाक वाली बातें हो गई। अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। 1492 के प्रयास के बाद कुछ दिनों तक शांत रहा। कोई यूरोपियंस जो है बीच में महत्वपूर्ण यूरोपियन निकला नहीं समुद्री मार्ग की तलाश में। अब आता है दौर 1497 में। 1497 में वास्को डी गामा नामक यात्री जो पुर्तगाल का था, उसी रास्ते को पकड़ता है, उसी लकीर को पकड़ता है जिस लकीर को बार्थोलोमो डियाज ने पकड़ा था। यद्यपि उसको ऐसा कुछ नहीं था जानकारी, ये तुक्के की बात है, इत्तेफाक की बात है, उसी रास्ते को पकड़ लेता है जिस रास्ते को पकड़ के 1487 में बार्थोलोमो डियाज गया था, लेकिन यहीं पे वो रुक गया था। और इस बार 1497 में जो वास्को डी गामा है यहाँ पे रुकता नहीं है। यहाँ पे उत्तमासा अंतरीप जिसकी खोज 1487 में बार्थोलोमो डियाज ने किया था, इसको तूफ़ानी अंतरीप भी कहते हैं, केप ऑफ गुड होप भी कहते हैं, केप ऑफ गुड होप, इसको तूफ़ानी अंतरीप भी कहते हैं। उत्तमासा अंतरीप तो कहते ही हैं। उत्तमासा अंतरीप तो कहते ही हैं। तो जो टिप है अफ्रीका का, इसके नीचे क्या है? उत्तमासा अंतरीप है, जिसको तूफ़ानी अंतरीप भी कहते हैं, केप ऑफ गुड होप कहते हैं। यहीं से बार्थोलोमो डियाज 1487 में लौट गया था, लेकिन वास्को डी गामा उत्तमासा अंतरीप से भी आगे निकल जाते हैं और 1498 में 17 मई 1498 में कालीकट नामक स्थान पे पहुंचते हैं। कालीकट नामक स्थान ये मालाबार तट है जो केरल में पड़ता है, यहीं पे कालीकट है। कालीकट में 17 मई 1498 को पहुंचते हैं। यहाँ का जो स्थानीय शासक था उसका नाम जमोरिन था, उसका सरनेम जमोरिन के नाम से वो कहा जाता था। उसने 17 मई 1498 को जब वास्को डी गामा पहुँचा तो उसका बहुत ज़बरदस्त जोरदार स्वागत करता है वहाँ का स्थानीय शासक जमोरिन। किंतु थोड़ा बहुत अरब के जो व्यापारी थे उसको परेशान भी किए थे। यहाँ ये जो एरिया था इसमें कुछ अरब के व्यापारी जो थे इसके रास्ते में जो है कांटे का भी कार्य किए, यानी उसके लिए मुसीबत भी पैदा किए थे। ये वही कालीकट है जो प्राचीन काल में काली मिर्च के निर्यात के लिए जाना जाता था। जब प्राचीन काल में मसाले का निर्यात होता था हमारे देश से, जिस दौर में हम बहुत लाभदायक स्थिति में थे, उस दौर में इस बंदरगाह को, इस कालीकट नामक स्थान को काली मिर्च के लिए जाना जाता था, काली मिर्च के निर्यात के लिए उस समय जाना जाता था। तो यहाँ तक हम लोगों की काम की चीज़ें काफ़ी हो गई। अब हम लोग जो है अगले स्टेप पे जाते हैं, अगले पॉइंट पे आते हैं कि इसके बाद क्या घटता है। ये क्या था? तीसरा प्रयास था। तीसरा प्रयास, प्रथम में क्या था दोस्त मित्रों? प्रथम में फ्रेंड्स था 1487 में बार्थोलोमे डियाज इस रास्ते से गया, उत्तमासा अंतरीप के पास रुक गया, लौट गया। दूसरे प्रयास में कौन था? दूसरा प्रयास क्या हुआ? दूसरा प्रयास 1492 में कोलंबस निकला था भारत की खोज के लिए, लेकिन आसानी से खोज बैठा किसको? अमेरिका को। और तीसरा प्रयास
1498 में। वास्को डी गामा निकला था 1497 में, लेकिन 17 मई 17 में 1498 को कालीकट के पास जो मालाबार तट पे है, ये मालाबार तट पे स्थित कालीकट जो केरल में स्थित है, यहाँ पे पहुँचा। यहाँ का स्थानीय शासक जबोरिन था, उसका बहुत स्वागत करता है, उसको बहुत जो है हेल्प करता है, सहयोग करता है। यहाँ तक हो गया। अब हम लोग चलते हैं नए मार्ग को खोजने से क्या क्या लाभ हुए। नए मार्ग को खोजने से समय और पैसा दोनों बचा। कारण क्या था कि जब ये फारस की खाड़ी के रास्ते से व्यापार होता था तो जहाज़ यहाँ से चलते थे, पहले पानी में उतरते थे, पानी में उतरने के बाद फिर स्थलीय लैंड एरिया आता था, फिर उनको तत्कालीन जो साधन थे माल ढोने के, बैलगाड़ी या जो भी रहा हो, उससे फिर जो है स्थलीय मार्ग की सीमा को कवर करते थे, फिर जल मार्ग में जाते थे। इस प्रकार से बहुत लंबा टाइम लगता था और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते थे। तो समय और पैसा बहुत खर्च होता था इस रास्ते में भी और लाल सागर वाले रास्ते में भी खर्च होता था। लेकिन जो ये नया रास्ता वास्को डी गामा द्वारा 1498 में खोजा गया, सीधा सीधा केवल समुद्री यातायात पर डिपेंड था, ये समुद्री परिवहन पर डिपेंड था। जहाज़ यहाँ लगता था और सीधे जो है यहाँ कालीकट में आके उतर जाता था। इस प्रकार से नए मार्ग से समय और पैसे, धन दोनों की बचत हुई, जिसके कारण जो है पहली यात्रा में ही वास्को डी गामा जब आया था और वापस जाते समय जो सामान यहाँ से ले गया, आने और जाने का जितना पैसा था सब जोड़ के जितना बनता है उसका 60 टाइम्स उसका मुनाफा था। उसका जो प्रॉफिट था 60 टाइम्स था, 60 गुना था। और इसी से प्रेरित होके पुर्तगालियों ने एक के बाद एक जो है यहाँ आने का अभियान छेड़ दिए। क्या कर दिए? यहाँ आने का अभियान छेड़ दिए। और ऐसा अभियान छिड़ा कि बाद में आपस में ही यूरोपियंस कंट्री में युद्ध होता है, एक दूसरे को अपदस्थ करते हैं और अंततः अंग्रेज़ों की सत्ता स्थापित होती है। इस सारे प्रक्रिया में वो इतने फास्ट थे कि 1498 में पुर्तगाली नए समुद्री मार्ग की तलाश करते हैं और 5 साल बाद ही 1503 में वो एक कंपनी की स्थापना कर देते हैं जो भारत के साथ व्यापार करने का पूरा अधिकार उसको प्रदान कर देते हैं। ये हमें जो महसूस होता है, हमें जो मेरा जो आकलन है कि जो 60 गुना मुनाफा जब वहाँ के शासक को पता चला होगा कि एक ही यात्रा में 60 गुना मुनाफा हुआ, तो इतनी तीव्र गति से कि 5 साल के अंदर पुर्तगाली कंपनी की स्थापना हो जाती है 1503 में। उसका नाम होता है इस्टाडो दी इंडिया। इस्टाडो दी इंडिया की स्थापना 1503 में पुर्तगालियों के द्वारा कर दी जाती है और पुर्तगाली व्यापार पे का पूरा अधिकार इस्टाडो इंडिया को दे दिया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा इस पे आकलन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि उस दौर में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी। भारत की राजनीतिक स्थिति अंडरस्टूड है, चूँकि 1503-1498 के दौर में सल्तनत काल था। सल्तनत काल में लोधी वंश था। लोधी वंश अपने पतन के या अपने जो है अंतिम चरण में चल रहा था और इस प्रकार हम जानते हैं सल्तनत काल में समुद्री सीमाओं पे, पानी या नेवी पे न तो सल्तनत के शासकों ने कोई ध्यान दिया था और न ही मुग़लों ने कोई ध्यान दिया था, जिसका खामियाजा ये हुआ कि
जब यूरोपियंस हमारे देश पे आए तो उनको बिना किसी महत्वपूर्ण विरोध के यहाँ आने में कोई भी कठिनाई का सामना ज़्यादा करना नहीं पड़ा। अगर हमारे तत्कालीन शासक, सल्तनत शासक और मुग़लों ने समुद्री सीमाओं पर भी उतना ही ध्यान दिया होता जितना थल सेना पे, जितनी विशाल सेनाएं उनकी थल सेना की थी, तो शायद यूरोपियंस के मार्ग में एक महत्वपूर्ण कठिनाई या विरोध करने में सफल रहे होते। या ये भी हो सकता है कि अंग्रेज़ भारत पे अपनी सत्ता स्थापित कर ही न पाते, किंतु समुद्री सीमाओं पर तत्कालीन शासकों का ध्यान लगभग नील था। तो आज हम लोगों का जो है ये टॉपिक यहीं पे ये कॉन्सेप्ट पोर्शन हो गया, और अब हम लोग जो है इस पे अगले वीडियो में हम लोग कैप्सूल पॉइंट पढ़ेंगे। कैप्सूल पॉइंट पढ़ेंगे